अभी हम सातवें भाव के ऊपर काम करेंगे, देखेंगे सातवें भाव के विशेषता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्मली सातवां भाव क्या होता है तुम्हें पता है? सातवां भाव हमारे रिलेशनशिप पार्टनर, और अगर ब्रॉडर टर्म्स में बात की जाए तो हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर बिजनेस, मतलब जो भी कोलैबोरेशन होता है दैट विल बी ऑफ सेवेंथ हाउस। ठीक है, करेक्ट। तो सेवेंथ हाउस में नॉर्मली क्या है, सेवेंथ हाउस आ जाता है तो पहला सवाल क्या आता है? तो भाई शादी। तो हम लोग जब टाइमिंग ऑफ इवेंट्स की बात करते हैं कि भाई ये चीज़ है, फलाना फलाना जो भी चीज़ है वो कब होगी, कैसे होगी एंड ऑल दैट, तो ओके। हम लोग नॉर्मली ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं बहुत सारे लेवल पे जाके। लेकिन ज़्यादातर जो फोकस किया गया है, जो हम लोगों ने भी बातचीत की है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे जैसे हाउस के ऊपर, उसमें हमने क्या देखा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग क्या देते हैं? जो प्लैनेट बैठता है, जो प्लैनेट बैठ। बैठता है, तो बैठ गया समझो सेवेंथ हाउस में कोई प्लैनेट बैठ गया तो उसके पास क्या गया? उस हाउस की रूट, उस हाउस की जड़, उस हाउस की रूट कॉज जो है वो चला गया। सेवेंथ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठ जाए उसके पास क्या चला गया? शादी का महत्व चला गया। सबसे इम्पोर्टेंट कि शादी करवाने में जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? वो सेवेंथ बैठा हाउस। हुआ प्लैनेट जो बैठा है, द प्लैनेट विच इज सिटिंग। नेक्स्ट, अगर समझो प्लैनेट बैठा हुआ नहीं है तो क्या करेंगे? तो प्लैनेट बैठा हुआ नहीं है तो देखेंगे भाई किस प्लैनेट की दृष्टि जा रही है, कौन कौन सा प्लैनेट उसको देख रहे हैं, वो हम लोग वो देख सकते। ओके। तीसरी, अगर बैठा नहीं है, देख भी नहीं रहा है कोई, तो क्या करेंगे? तो देखेंगे कि भाई उस प्लैनेट का स्वामी किस हाउस में चला गया। हम्म। वो हमारा रूल है और ये रूल हर हर घर के लिए है। तो अभी हम फिलहाल इस बारे में बात करेंगे कि सेवेंथ हाउस में चीज़ें होती कैसे हैं। तुमने सुना होगा सबसे पहले, मतलब आजकल तो बहुत सारी शादियां टूट रही हैं, तो यहाँ पे टूटने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इश्यूज आ जाते हैं सामने, हम्म। वो है शादी का मुहूर्त। पहली बात, क्योंकि तुमने देखा होगा पहले जमाने में पंडित जी जो होते हैं तो बोलते थे कि मुहूर्त निकला जा रहा है, वधु को बुलाओ। राइट, तो ये जो वधु को बुलाओ, टाइम जा रहा है एंड ऑल दैट, वो जो होता था वो क्यों होता था? कि एक पर्टिकुलर विंडो होती है, पर्टिकुलर विंडो के इधर हम लोग देखते हैं मुहूर्त में ही शादी होती है, मतलब पूरा होने चाहिए। मतलब खासकर वो फेरे जो होते हैं ना, जो ट्रेडिशनल फेरे होते हैं या फिर ट्रेडिशनल मुहूर्त में हर एक कम्युनिटी में जो विधि विधान होते हैं वो उस टाइम पे होने चाहिए। अगर उस टाइम पे वो नहीं हुए तो डेफिनेटली शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी। ये ओके। जनरली देखा गया। हम्म। ठीक है, अगर वो मुहूर्त मिस हो गया डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी। इवन सब कुछ आपने देखा, आपने अपने प्लेनेट देखा, आपने नक्षत्र देखा, आपने सब मुहूर्त वगैरह पकड़ के देखा, लेकिन वो मुहूर्त का टाइम चला गया आगे, या फिर ऐसा कुछ हो गया, इशू डिले हो गया, तो ओके। वो चीज अफेक्ट शादी में करेगी ही करेगी। तो इसकी वजह से ज्यादातर पंडित जी जो होते थे वो पुश करते थे इस बात पे कि भाई मुहूर्त जो दिया गया है उस टाइम पे वो विधि विधान होने चाहिए। ओके। दूसरी बात, शादी करवाने के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्लैनेट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है शादी करवाने में, जो हर जगह मतलब कोई भी मैरिज ले लो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, वो है राहु। ओके। अभी राहु क्यों? ऐसा नहीं है कि राहु सिर्फ शादी करवाने के लिए, बहुत सारे इवेंट्स में राहु को देखा ही गया है। इवन संतति की भी बात होती है, जब भी बच्चों की बात होती है तभी भी राहु का ट्रांजिट लिया जाता है। तो ऐसा देखा गया है बहुत सारे कुंडलियों पे कि जब राहु का ट्रांजिट, मतलब राहु का एक्सिस जो चलता है, फॉर एग्जांपल अभी जो राहु का एक्सिस जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? राहु है कुंभ राशि में और केतु है लियो में, लियो। सिंह राशि में, वहां पे ट्रांजिट कर रहा है। राइट, तो ऐसा करेक्ट। देखा गया है कि कभी भी राहु का ट्रांजिट सेवेंथ लॉर्ड से या सेवेंथ हाउस जो प्लैनेट बैठा है उससे, या फिर सेवेंथ हाउस को रूल करने वाला जो प्लैनेट होता है
जो भी होता है उसका जो घर होता है, मतलब फॉर एग्जांपल शनि है, शनि का कौन से घर को रूल कर रहा है, 10 और 11 को रूल करता है। तो 10 और 11 को रूल करने के टाइम पे समझो 11 में भी ट्रांजिट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो शनि के इसमें ट्रैवल कर रहा है, अगर शनि 7th हाउस का स्वामी है। फॉर एग्जाम्पल कर्क लग्न में, कर्क लग्न में या फिर लियो लग्न में, सिंह लग्न में अगर शनि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है या फिर शनि के राशि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है, जैसे अभी चल रहा है राहु का ट्रांजिट, राहु का जो एक्सिस चल रहा है राहु केतु का, वो वैसे ही चल रहा है, वो ट्रांजिट में चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वो शादी करवा देता है। और ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पे होगा, शायद राहु का ट्रांजिट आने वाला होगा उस टाइम पे 4-5 महीने आगे पीछे, ऐसा हो सकता है। तो ये देखा गया है, मैं एग्जांपल दूंगा। अभी दूसरी एक बात समझो, ऐसा है नहीं कुछ, समझो राहु का ट्रांजिट से हम लोग नहीं देख रहे। दूसरा एक क्या आ जाता है यहाँ पे कि समझो 7th हाउस में जो बैठा हुआ प्लेनेट, 7वें घर में जो प्लेनेट बैठा है, वो प्लेनेट की दशा या अंतरदशा चल गई, उस प्लेनेट की दशा या अंतरदशा चल गई, तो डेफिनेटली शादी होगी, डेफिनेटली हो पॉसिबिलिटी। दूसरा और एक क्या निकल के आ जाता है कि समझो 7th में जो प्लैनेट बैठा है या फिर उसका जो स्वामी है, 7th का स्वामी है, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड होगा, उसका जो नक्षत्र स्वामी होगा, उसकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा ऐसा कुछ भी चल गया, डेफिनेटली शादी होगी। तो बहुत सारे यहाँ पे मायने हैं जहाँ पे हम लोग टेक्निक्स हैं जो देख सकते हैं। 7th हाउस का जो लॉर्ड लॉर्ड है, हाँ उसका नक्षत्र स्वामी, हाँ उसकी अगर अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आई तो भी वो चांसेस है कि शादी हो जाएगी। हाँ, मतलब उसका मैं एग्जांपल देता हूँ, जस्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकंड। कुंडली दिख रही है? हाँ। कुंडली दिख रही है, D1 देखना, D1 चार्ट, ठीक है। अभी ठीक है। D1 चार्ट में तुमको क्या दिख रहा है? देखो 7th हाउस में है, कौन है 7th हाउस में? कोई प्लैनेट बैठा है, कौन बैठा है? शनि बैठा है, सैटर्न बेटा। सैटर्न बैठा है। अभी ये जो सैटर्न है वो शादी दे सकता है, दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है। अभी शनि 7वें घर में है तो नॉर्मली क्या बोला जाता है कि प्रॉब्लम होगी, डिले होगा, ये सब। लेकिन शनि 7वें घर का स्ट्रांग मैरिज देता है, अच्छा। डेफिनेटली स्ट्रांग मैरिज देता है, ओके। ठीक है। तो अभी ये जो ये जातिका का चार्ट है, ये फीमेल चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सेवेंथ सेवेंथ में जो प्लैनेट है उसके टाइम पीरियड पे शादी हुई है कि नहीं, या फिर ऐसा कुछ नक्षत्र स्वामी वगैरह वो पकड़ के हम लोग देखेंगे कि इसकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली ये सैटर्न है। सैटर्न का पीरियड चल रहा है क्या नहीं देखते, देखो विंशोत्तरी दशा में मैं गया, विंशोत्तरी दशा दिख रही है, इसकी मैरिज हुई हाँ। थी 1986। तो शनि ओके। की महादशा चल रही थी, शनि की महादशा में देखो मार्च 1986 में शादी हुई है ना। मार्च 1986 कभी आ रहे हैं देखो, ये देखो वीनस, सैटर्न में वीनस की अंतरदशा, ओके। और सैटर्न में वीनस की अंतरदशा में भी अगर और भी अगर प्रत्यंतर पे हम लोग जाएं, प्रत्यंतर पे क्या दिखेगा? प्रत्यंतर पे दिखेगा कि यहाँ पे जुपिटर की प्रत्यंतर दशा, ये देखो स्क्रिप्ट दिखा, सैटर्न महादशा, वीनस अंतरदशा, जुपिटर प्रत्यंतर दशा, माइन्यूट लेवल पे चला गया, ओके। ठीक है। मतलब ये ओके। दिखता है कि इस जातक जाति का जो है ये, इसकी शादी उस टाइम पीरियड पे हुई थी। अभी जुपिटर प्रत्यंतर दशा इसके लिए बिकॉज 7th हाउस का जो स्वामी स्वामी है है, वो गुरु। करेक्ट करेक्ट, 7 का स्वामी है, वो भी चला गया ना, स्वामी 7 का स्वामी भी काम करेगा ही करेगा। तो वो करेक्ट। शादी जो मतलब जो इवेंट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इवेंट की जो बात कर रहे हैं, तो इवेंट ने फुलफिल कर दिया ये कि भाई इवेंट तो हुआ है। शनि जो करेक्ट। बैठा है वो
वीनस जो रिलेशनशिप का कारक है, और जुपिटर जो सातवें घर का स्वामी। करेक्ट। करेक्ट। तो ये जो चीज है वो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। अभी यहाँ पे और एक अगर देखें तो ये स्क्रिप्ट याद रखना, शनि शुक्र और जुपिटर। अभी ओके। अगर मैं समझो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पे शनि का जो नक्षत्र स्वामी, ये देख लेना, शनि है, शनि उसका नक्षत्र स्वामी और सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड वीनस ही है, मतलब नक्षत्र स्वामी भी वीनस है। तो यहाँ पे भी ओके। देखा जाता है कि क्या हो रहा है, वीनस दे रहा है। हो गया। ओके। शनि का भी नक्षत्र अगर स्वामी मतलब जो बैठा है प्लेनेट, उसका भी नक्षत्र स्वामी कौन है, उसका भी नक्षत्र स्वामी वीनस है। तो वीनस ने क्या किया, रिलेशनशिप ला के रख दिया, सातवें घर का स्वामी है, उसकी प्रत्यंतर चला जुपिटर की। और वो जुपिटर फीमेल चार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज फार एज मैरिज इज कंसर्न, मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है। दूसरी बात, ये तो शादी का हो गया, मतलब ये तो हो गया कि इवेंट फुलफिलमेंट, हम लोग जिसको इवेंट फुलफिलमेंट बोलते हैं वो यहाँ पे तो हो रही है। लेकिन क्या ये शादी में प्रॉब्लम आएगी? शादी में मतलब शादी के बाद की बात कर रहा हूँ। सैटर्न ने शादी तो दे दी यहाँ पे, ठीक है, सैटर्न ने यहाँ पे शादी तो दे दी, लेकिन शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी वो देखना पड़ेगा ना, वो भी है। ओके। ओके। तो शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी क्या, तुम्हें क्या लगता अपोजिट फर्स्ट हाउस में मार्स है, तो मार्स सैटर्न को दिख रहा है, है? हाँ, तो क्लैशेस माइट बी द पॉसिबल बिकॉज सैटर्न और मार्स एक दूसरे को देख रहे हैं। डेफिनेटली। तो करेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो है, कॉन्फ्लिक्ट होगा शादी में। करेक्ट। और और मून इमोशनल भी है। इमोशनल इमोशनल लेवल पे भी ज्यादा होगा। करेक्ट। चंद्रमा बिकॉज भी है। मार्स एंड मून है। हाँ, करेक्ट। चंद्रमा भी है। तो मार्स के एलिमेंट्स भी रहेंगे और मून के भी रहेंगे, दोनों की करेक्ट, जो रहेंगे। करेक्ट, अप डाउन ऊपर नीचे चलता रहेगा। और मार्स इज नॉट कंफर्टेबल, मार्स जो है वो, मिथुन राशि में बैठा हाँ, है। जेमिनाई में है, बुध की राशि में है, तो वो अच्छा नहीं। दूसरा, अष्टम का स्वामी भी है, सातवें घर में गया, देखो। करेक्ट। तो सास ससुर से भी हाँ, त्रास पीड़ा। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करूंगा तुमको। सास ससुर सिर्फ नहीं आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे अष्टम स्थान जो है वो ससुराल पक्ष है। तुमको मजे की अच्छा। बात बताता हूँ, इस व्यक्ति के सास ससुर जीवित ही नहीं थे उस टाइम पे, मतलब जब शादी हुई, अच्छा। मतलब जो जिसके साथ शादी हुई उनके माता पिता नहीं थे। अच्छा। लेकिन 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 ससुराल पक्ष है ना, मैंने क्या कहा, ससुराल पक्ष, मतलब ससुराल में जो भी कोई मतलब दूसरे लोग होंगे जो, उनसे प्रॉब्लम आएगी। सगे संबंधी। हाँ, जो भी है, ससुराल पक्ष बोला ना मैंने, ससुराल पक्ष हो गया, मतलब सास ससुर को ही मत पकड़ो, ओके। वो अलग चीज हो जाती है। और डीप में चला जाएंगे तो ये पता चलेगा कि भाई अष्टम स्थान है। और दूसरी बात, वो ससुराल पक्ष हो गया तो ये सब चीजें आएंगी। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, अष्टम का स्वामी जब एक घर नीचे जाता है, सातवें में चला जाता है, तो पीड़ा आ गई मैरिज में। मैरिज में क्या चली गई, पीड़ा। पीड़ा चली गई। और सैटर्न ऑलरेडी पेन और वैसा कारक है। यस, वो तो सब मतलब कैरेक्टराइजेशन जो है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है। दूसर और एक प्रॉब्लम क्या हो गई, सातवें घर का स्वामी भी अपने से 12वां गया। देखो सैटर्न जहाँ जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी जुपिटर है, जो अपने घर से एक घर पीछे चला गया। तो उसकी वजह से भी झगड़े विगड़े वगैरह जो है वो चालू हो गए। ओके। ठीक है। तो इस वजह से शादी में प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे और एक बात हो जाती है, अगर ये सब कुछ प्रॉब्लम चल रही, इतने सारे इश्यूज है, मतलब अष्टम का स्वामी आया, मंगल देख रहा है, अष्टम का स्वामी और एक घर पीछे आ गया, राइट। अष्टम मतलब जुपिटर जो है वो एक घर, सातवें का स्वामी जो है, उस घर का जो स्वामी है उस अपने से 12वां गया, वो भी एक घर पीछे चला गया। तो शादी टूटी क्यों नहीं, इस जातिका की शादी टूटी नहीं है। ओके। ठीक है, नौबत आई थी लेकिन टूटी नहीं। अभी क्यों नहीं टूटी, बिकॉज जो मैंने पहली बात, शनि जो है वो लॉन्ग लास्टिंग मैरिज देता ही है, टूटी नहीं शादी। ठीक है, मैनेज हो गया सब कुछ। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे और एक आ जाती है
कि जो सैटर्न है वो नाइन्थ लॉर्ड भी, ओके। अष्टम के साथ वो क्या है, वो नाइन्थ लॉर्ड भी बना है नाइन्थ ना। लॉर्ड पे। नाइन्थ लॉर्ड भी है, तो नाइन्थ लॉर्ड किसका है, नाइन्थ लॉर्ड राइटियसनेस का है, धर्म भाव जिसको बोला जाता है, मतलब धर्म बोलते हैं ना, जिसको हम करेक्ट। लोग राइटियसनेस बोलते हैं, तो जो सही है वही करता है व्यक्ति, तो नेचुरली वो नहीं करेगा। ऊपर से शनि जो है वो दुखी नहीं है, हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट बैठ जाता है, वो क्या कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल है वो देखो। प्लैनेट अनकंफर्टेबल भी नहीं है और कंफर्टेबल भी नहीं, वो न्यूट्रल है, क्योंकि शनि जुपिटर का रिश्ता न्यूट्रल लेवल पे चलता है। तो अंडरस्टूड। हाँ, तो शनि जो है यहाँ पे कंफर्टेबल भी नहीं, अनकंफर्टेबल, वो ठीक है, जो है वैसा वो रहेगा। ठीक है, जो क्लैशेस आ रहे हैं तो मंगल की तरफ से आ रहे थे, वो जो चीजें हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि सेवेंथ का स्वामी जो जुपिटर है वो भी अपना काम कर रहा है। अगर तुम नीचे देखोगे तो जुपिटर जो है सेवेंथ लॉर्ड जो है वो शनि के नक्षत्र में है। नीचे देखोगे तो दिखेगा तुमको, जुपिटर जो है उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो सैटर्न है। सैटर्न अनुराधा नक्षत्र। हाँ, तो सैटर्न है, तो एक प्रकार से वो शनि जो है वो यहाँ पे डेफिनेटली मैरिज को बचाएगा। यहाँ पे नो, यहाँ पे इंटरचेंज वाला नहीं सिनेरियो बोल सकते, सॉरी। क्या हुआ? नहीं नहीं, नहीं राइट। डाउट होगा तो पूछना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। अंडरस्टूड ना। ठीक है, तो ये एक होता है। दूसरा एक होता है कि हम लोग जो राहु का देखते हैं, राहु का ट्रांजिट होता है, तो राहु के ट्रांजिट में अगर हम लोग थोड़ा सोचें कि क्या हो सकता है, तो यहाँ पे और एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। दिख रहा है? हाँ। 1986 का ईयर है। हम्म। 1986 में राहु जो है वो मीन राशि में जा गया कभी, अगस्त, अगस्त ओके। 18 1986। और ट्रू राहु का भी देखेंगे तो भी वही होगा, मतलब थोड़ा आगे पीछे। लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है, शादी हो गई मार्च 1986 में, मार्च में हुई। हम्म। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्च और मई का अगर पकड़े तो चार पाँच, मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने का, तो 6 महीने के अंदर वो शादी दे दी। क्योंकि देखो राहु जो है वो यहाँ पे मीन राशि में ट्रांजिट करने वाला था। और अगर हम लोग वैसे देखें, राहु के इसके जाति, जो जाति का है ये, उसके चार्ट में अगर देखें, एक सेकंड, तो जुपिटर जो है वो 7 का लॉर्ड है, हम्म। साथ साथ किसका लॉर्ड, 10 का लॉर्ड है। 10 में देखो राशि कौन सी, मीन राशि। बट। तो मतलब वो हाँ। जो है राहु जो है वो यहाँ पे जाने वाला ही था जब इस जातिका की मैरिज होने हो गई थी, मतलब ही वॉज अबाउट टू मूव। हम्म। अगस्त में चेंज किया ना उसने, अगस्त में वो करेक्ट। मीन राशि में आया। शादी कब हुई, मार्च में हुई। तो मोटा मोटा करेक्ट। 6 महीना पकड़ के चलो, तो थोड़ा आगे पीछे करोगे तो ये दिखेगा। जैसे मैंने कहा ना कि राहु मैरिज देता है, राहु केतु का एक्सिस देख लेना हम्म। हमेशा शादी के इसमें। इवन दशा अंतरदशा में भी देख लेना। अगर दशा अंतरदशा ऐसे सपोर्ट नहीं करिए जैसे इस चार्ट में है, तो तुम देख लेना कि राहु में जब शादी हुई किसी की भी, उस टाइम पे राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, इवन सूक्ष्म और प्राण दशा चल रही है कि नहीं चल रही, तुमको दिखेगा राहु किधर ना किधर तो। क्योंकि ओके। आज के समय हो या फिर दूसरा कौन सा भी समय, कौन सा भी समय, उस टाइम से लेके आज के टाइम का कौन सा भी काल ले लो, राहु शादी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके। क्योंकि ना चाहते हुए भी हम लोग शादी के लिए क्या देखते हैं नॉर्मली, जो है क्या देखते हैं कि भाई, अब लड़का है या लड़की, मतलब लड़का है तो क्या देखते हैं कि भाई उसका जॉब वगैरह है क्या, कमाता है कि नहीं, क्या है। हम्म। जो और लड़की की तरफ से क्या देखा जाता है कि लड़की, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर, ये आप लोग को जो जो चाहिए इस हिसाब से यहाँ पे इच्छाएं आती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, इच्छाएं आएंगी तो क्या होगा, इच्छाएं डिजायर्स आएंगी तो कौन सा प्लेनेट आ गया यहाँ पे, राहु आ राहु हो गया। गया। और राहु जो है वो लालच का प्लेनेट, बरोबर। जिसको हम लोग लालच बोलते हैं ना, तो लालच वाला प्लेनेट है। उसको बाकी नहीं, उसको अपना
ये समझता है कि भाई मेरे को जो चाहिए वो मेरे को मिलेगा कि नहीं, उसका कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। ठीक है, तो हम्म, ये देखा गया है। तो ये देख लेना तुम भी किसी भी चार्ट में कि क्या हम्म, दिखता है तुमको। हर एक चार्ट में तुम लगा के देखोगे, किसी किसी का शादी हुआ है, जिस किसका शादी हुआ है उसका देख लो क्या कहाँ पे तुमको राहु का स्क्रिप्ट दिख रहा है, राहु का एक्सिस दिख रहा है, राहु का ट्रांजिट जो है वो, या फिर जैसे हमने अभी बात की सेवन में जो प्लैनेट बैठा है या फिर सेवन का स्वामी है, जिसका हम्म, नक्षत्र लॉर्ड है, इसका कोई भी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देख लिया तो तुमको पता चल जाएगा इवेंट होगा कि नहीं, हम्म, पॉसिबिलिटी क्या है। लेकिन जैसे इस चार्ट में देखा गया डेफिनेटली प्रॉब्लम्स थी मैरिज में, लेकिन वो हुआ नहीं प्रॉब्लम आगे जाके, क्योंकि सैटर्न ने वो मैरिज दे दी। ठीक है, ओके, उल्टा अगर देखिए, जैसे बोला जाता है ना कि जुपिटर बहुत अच्छा प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है, हम्म, सुना होगा तुमने कि जुपिटर इज द टॉप मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट, वो है भी। हम्म, लेकिन जुपिटर सातवें घर में बैठ जाए, क्या अच्छा है? हम्म। जुपिटर सातवें घर में बैठ जाए तो अच्छा है क्या? नहीं अच्छा है, शादी खराब करता है। थॉट बेसिकली प्रोसेस अलग हो जाता है थॉट इंसान। प्रोसेस, क्योंकि क्या होता है ना, काम त्रिकोण है ना, सातवां घर काम त्रिकोण में से एक है। वहां पे तुम ज्ञान वाले प्लेनेट को बैठा दोगे तो कैसे चलेगा? नहीं, तो ज्ञान देगा, और ज्ञान आज को किसको चाहिए आज के पास? जुपिटर सेवन का शादी खराब करता ही करता है। उसमें भी तुम देख लेना, किसी कुंडली में दिख जाए सातवें घर का जुपिटर है, देख लेना। हाँ, यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, उस जुपिटर को शनि ने देख लिया, उस जुपिटर को शनि शनि ने ने देख देख लिया। लिया तो अलग गेम हो जाएगा। हम्म, ठीक है, तो इस हिसाब से हमको सेवेंथ हाउस के बारे में देखना है। और सेवेंथ हाउस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि उस हिसाब से शादी इंसान हो रही है कि नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अभी इस चार्ट में अगर देखें तो सेवेंथ लॉर्ड जो है वो कहाँ पे चला गया, सिक्स में चला गया, तो नॉर्मली क्या बोलेगा, ये व्यक्ति का जो पार्टनर होगा वो नॉर्मल जॉब में रहेगा, राइट, मतलब जॉब ओरिएंटेड रहेगा या ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ का भी है सिक्स में, सॉरी ट्वेल्थ नहीं, टेंथ का भी सिक्स में है, और सेवन का भी है। ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता पर्सनली। ठीक है, तो सिक्स में चला गया मतलब क्या हो गया, इसका जो पार्टनर होगा दैट विल बी द जॉब ओरिएंटेड पर्सन, क्योंकि जुपिटर की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे इतनी, क्योंकि जुपिटर जो बैठा है, देखो जुपिटर बैठा है वो अच्छा बैठा है, जुपिटर अपने मित्र की राशि में बैठा है, तो ही इज नॉट डिस्टर्ब और एनीथिंग। ओके। और सबसे और एक अच्छी बात बताता हूँ, 12वां घर दिख रहा है, 12वां घर में कौन है? वीनस है, वीनस है। स्वराशि का। हम्म, जुपिटर और वीनस एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? देख रहे हैं। देख रहे हैं, तो डेफिनेटली मैरिज अच्छी चलेगी, और मैरिज अच्छी चलेगी और लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगी। और वो फायद मतलब क्या बोलते हैं, लक फैक्टर जो बोलते हैं, वही नाइन्थ लॉर्ड इन सेवेंथ, वो शनि जो है वो भी है नाइन्थ लॉर्ड इन सेवेंथ, दैट इज लक फैक्टर। हम्म, शादी के बाद लक भी है, मतलब किसका लक, इस व्यक्ति का भी और उसका भी जिसके साथ शादी होगी उसका। ठीक है, तो इस हिसाब से सेवेंथ हाउस को हम लोग देखते हैं। दूसरी बात हो जाती है, और एक जो बीएनएन में है, बीएनएन ब्रांच जो है भृगुनंदी नारी में भी देखा गया है, हर एक प्लेनेट के हिसाब से हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। मैंने हाउस के बारे में तुमको बताया था लास्ट टाइम कि हम लोग हाउस के बारे में रिलेशनशिप कैसे लेते हैं, राइट, मतलब सेवेंथ हाउस से तो हम्म, स्पाउस हो जाएगा, एंड थर्ड हाउस से तो छोटे भाई बहन होते हैं, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनेट के हिसाब से भी होता है, मतलब सूर्य हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, फादर है, हम्म, राइट। गुरु मतलब हम्म, गुरु देखेंगे तो जुपिटर है, चंद्रमा लेंगे तो माता है, मंगल है तो छोटे भाई बहन है। लेकिन मंगल के बारे में और एक बात बोली जाती है, तुमने सुना होगा कि जुपिटर जो है वो मैरिज दिखाता है, पार्टनर दिखाता है जातिका के चार्ट में, मतलब कोई भी फीमेल चार्ट में जुपिटर दिखता है मैरिज, हम्म, मतलब पार्टनर कैसा होगा, पति कैसा होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, जुपिटर मैरिज की ब्लेसिंग के लिए देखा जाता है, लेकिन मार्स जो है वो हस्बैंड के लिए देखा जाता है।
कि जो पहला अट्रैक्शन फीमेल को होता है वो मंगल से होता है। तुमने एक बुक का नाम सुना होगा, मेन आर फ्रॉम मार्स Men एंड from Mars, women from women Venus. विनस। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, इवन वेस्टर्न साइकोलॉजी या फिर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी ये देखा गया है कि वो मार्स के लिए देखा जाता है। तो मार्स, क्योंकि मार्स में वो एग्रेशन, एक्शन ओरिएंटेड रहना एंड एवरीथिंग जो होता है, वो कोई भी जातिका को अच्छा लगेगा एट फर्स्ट हैंड ना, एट फर्स्ट फर्स्ट हैंड मैं प्रथम दर्शन ही बोल रहा हूँ। फर्स्ट ग्लैंस से प्राइमोफेसी सिचुएशन में वो किसी भी जातिका को अच्छा ही लगेगा चीजें। लेकिन बाद में क्या होगा, अगर वो मार्स गड़बड़ कर दिया तो क्या होगा, अरे ये तो टॉक्सिक है। सुना होगा ये वर्ड, बहुत फेमस चल रहा है आजकल। हम्म, टॉक्सिक है, ये तो झगड़ा करता है, ये अपनी ही चलाता है एंड ऑल दैट। तो इसके लिए वीएनएन में भृगुनंदी नाड़ी ने थोड़ा एडवांस कर दिया, मार्स को बोल दिया गया कि मंगल जो है वो पहला पति, फर्स्ट हस्बैंड फॉर अ फीमेल। किसी जाति के लिए पहला हस्बैंड है वो मंगल का कारक तत्व लेके आए। तो दूसरा हस्बैंड, okay. यहाँ तो दो तक ही जाते हैं, उसके आगे नहीं जाएंगे, दो तक। तो दूसरा कारक कौन हो गया, दूसरा कारक हो गया, दूसरे पति का कारक हो गया शनि, सैटर्न। सोचो थोड़ा, देखो कितना पोलर अपोजिट है। पहला है मंगल जो एग्रेशन वगैरह जो है, और दूसरा उसके पूरा अपोजिट है जो है शनि। और उसी हिसाब से अगर किसी जातक को बोला जाए कि जातक के लिए पहले पत्नी का कारक कौन है, हम लोग क्या बोलते हैं, वाइफ का ना। वाइफ कौन होती है, वाइफ इज वीनस। वाइफ कौन है, वीनस। Yes. तो वो फर्स्ट वाइफ हो गई। तो सेकेंड वाइफ के लिए कौन, सेकेंड वाइफ के लिए देखा जाएगा मर्क्यूरी। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर तुम लोग, तो मतलब पहले के ज़माने में शादियाँ होती थी, उसमें उस टाइम पे उम्र वगैरह देखते नहीं थे ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा बोल देते हैं भाई 5 साल तक तो गैप होना चाहिए। आजकल तो वो भी नहीं होता। मतलब एक ही साल में जन्म लिया, मतलब उसी साल के व्यक्ति के साथ शादी करते हैं, तो क्या होता है, इंडिविजुअल टकराव होता है दोनों में। तो पति की उम्र क्या होनी चाहिए, 5 साल ज़्यादा होनी चाहिए मिनिमम। हाँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। लेकिन तुमने देखा होगा बहुत सारी शादियों में बहुत सारा एज गैप होता है। पहले की शादियों में बहुत होता था, राइट। तो वो क्या, वो किसका तत्व हो गया, एज गैप हो गया, मतलब क्या हो गया, कौन सा तत्व हो गया, सैटर्न हो गया। एज गैप जिसका ज्यादा है उसका कौन सा तत्व हो गया, वो सैटर्न का तत्व हो गया। और सेम वे अगर मेल के लिए देखा जाए, पुरुष के लिए देखा जाए, तो एज गैप हो गया, तो उसके लिए कौन हो गया, छोटा हो गया ना। तो छोटा को मतलब अब मेरे उम्र से कम हो गया, मर्क्यूरी। और तो मर्क्यूरी हो मर्क्यूरी। गया। तो शादियां चलती थी उस टाइम पे बहुत अच्छी सी। आजकल क्यों नहीं चलती है, बिकॉज दिस कंसेप्ट ऑल्सो इज लॉस्ट समवेयर। मतलब ये भी तत्व चला गया है। मतलब अगर हम लोग अगर इक्वेलिटी के ऊपर बेसिस पे जाए तो कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। कोई भी, मतलब ये तो हम लोग शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन इक्वेलिटी के लेवल पे चले जाएंगे तो कोई भी रिश्ता टिकेगा नहीं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया है, ये हम लोग को एक एडवांस में एक बोल दिया कि भाई ये तुम्हारा पति हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हमारी पत्नी हो सकती है, ऐसा हो सकती है, वैसी हो सकती है। तो उस हिसाब से देखा गया। अगर आज की भी तारीख में बात करूँ, वेस्टर्न कल्चर में भी अगर देखो, तो सबसे ज्यादा जो मैरिज लॉन्ग लाइफ जो लॉन्ग चलती है, उसमें देख लो ना, पहली शादी नहीं चलती, दूसरी तीसरी चौथी चल जाती है। तुमने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जो वेस्टर्न सभ्यता में जो शादियां चलती है वो वही होती है, या फिर एज गैप बहुत होता है, वो चल जाती है, राइट। तो इस हिसाब से नहीं जाना है कि भाई यही मेरा ऐसा होगा। कुंडली देख लो, कुंडली के हिसाब से जाओ, लेकिन एक मोटा मोटा पकड़ के जो चल रहे हैं, जिसको बोल गया है कि ऐसा होता है कि भाई फर्स्ट हस्बैंड इज मार्स, सेकंड इज सैटर्न, फर्स्ट वाइफ इज वीनस, सेकंड इज मरकरी, तो वो तत्व होंगे ही होंगे। ये हर एक के साथ नहीं होगा, लेकिन ये एक जनरल आइडिया दे के रखा है कि ये होता है। जैसे सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ हाउस में देखा जाता है फर्स्ट मैरिज, वैसे ही नाइन्थ हाउस से देखा जाता है सेकंड मैरिज, और वैसे ही तो तीन तीन करके आगे चले जाओ। ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग मैरिज को स्टडी कर सकते हैं। जो मैंने अभी कहा, नक्षत्र प्लैनेट बैठा है वो दृष्टि डाल रहा है वो, या फिर उसका स्वामी, साथ में उसका नक्षत्र स्वामी वगैरह जो भी है, और राहु केतु का एक्सेस अगर देखा जाए विथ इंक्लूजन ऑफ महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा।
ये सब मिला के अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं भाई ये टाइम पे मैरिज होने वाली है। ठीक है। ये समझो दशा प्रेडिक्शन। हाँ, विंशोत्तरी दशा देखो, दशा प्रिडिक्शन में हमने देखा ना, दशा में हम लोग अभी ये चार्ट में हम लोग दशा में ही गए ना, तो दशा में ग्रीन सिग्नल दिया ना कि मैरिज तो होगी। अभी शनि की दशा बहुत बड़ी होती है, तो उस हिसाब से अगर जाते तो थोड़ा लेट होता तो और अच्छा होता, लेकिन वो टाइमिंग ऑफ इवेंट आ गया और मैरिज हो गई, तो उस हिसाब से भी ये काम करता है। ठीक है। तो करेक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अष्टम भाव एक्चुअली क्या करता है। ये जो हमने आज बात की है इस बारे में, तो ये सब ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों में तुम देख लेना कि कैसे काम करता है, और तुमको पता चलेगा कि वो इवेंट जो हुआ, कोई भी इवेंट देख सकते हो, ऐसे नहीं कि सेवन है तो मैरिज का ही देखो, कोई भी इवेंट अगर देखना है, बच्चे का देखना है तो बच्चे का भी देख सकते हो, फिफ्थ हाउस से देख लो, जैसे मैंने अभी बात की, वही रूल जो है वो फिफ्थ हाउस में लगा लो, उस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है। ओके।